स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूँ सिस्टम से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। प्राचीन काल में हमारे देश में राम राज्य कायम था। इसी के साथ गांव में ग्राम पंचायत होती थी। पंच को परमेश्वर माना जाता था। पंचों की राय, पंचों का फैसला, उनके माध्यम से गांव के छोटे बड़े सभी प्रकार के विवादों का निपटारा होता था। भारत में प्राचीन जितनी भी प्रचलित ग्राम पंचायतें हैं उसमें न्यायिक व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक और साथ ही सांस्कृतिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखा करती थी और इसे बनाए रखने की कोशिश भी करती थी। फिर बात करते हैं आजाद भारत में कैसे पंचायती राज आया। संवैधानिक राजतंत्र तक जैसे प्रचलित परंपरा में राजा भी कोई कार्य अपने प्रतिनिधियों से पूछ के बिना नहीं करता था। तो इसी तरह अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के पश्चात 1993 में किए गए एक संविधान में संशोधन के कारण समस्त भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप निश्चित किया गया। तो वही संविधान के 72वें तथा संशोधन में शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों तथा शहरी निकायों में महिलाओं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किया गया था तथा उन्हें स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने व नियोजन के अधिकार दिए गए थे। इस प्रकार गांव में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर कुछ ग्रामों को मिलाकर एक पंचायत जनपद, विकास खंड स्तर पर पंचायत, और ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरी व्यवस्था जो है बनाई गई थी। उसकी चुनाव प्रक्रिया संबंधी कार्यक्रम निश्चित किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इस तरह के कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खंड जो है वह भी बनाया गया था और जनपद बना दिया गया था। तो आज की हमारी चर्चा देश की पंचायती राज व्यवस्था पर कि किस तरह से देश में पंचायती राज को लेकर आया गया और इसे और ज्यादा मजबूती किस तरीके से दी जा सकती है। तो पहले इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले हम ग्राफिक्स की ओर नजर बढ़ाते हैं और जरा इस सफर को जानते हैं जहां संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों का उल्लेख जो है वह किया गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं वहां पर पंचायती का उल्लेख है। इसी बीच अनुच्छेद 246 में स्थानीय सुशासन की अथॉरिटी भी कन्फाइन की गई है, जहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश अगर आपको बता दें, और बिहार एक ऐसा राज्य था आजाद भारत के अंदर जहां 1947 में पंचायत राज अधिनियम जो है वो लाया गया और 1948 के अंदर ये लागू कर दिया गया। तो 1948 में पूरे राज्य में, बता दें बिहार के अंदर और साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये पंचायती सिस्टम आते हुए नजर आया। इसी बीच अगर हम आज के भारत की बात करते हैं तो देश में कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का गठन जो है किया गया है और ये ग्राम पंचायतों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने गांव की जिम्मेदारी, अपने गांव की डेवलपमेंट। तो गांव में बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी इन सभी ग्राम पंचायतों के ऊपर है और इसी तरह स्थानीय आर्थिक विकास की जो योजना है वह भी बनाने का जिम्मा इन्हीं पंचायती राज पर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए लेकर आया गया था। पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस हो सके इसलिए ही पंचायती राज जो है उसका इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर लेकर आया गया। तो किस तरीके की और एडवांसमेंट की जरूरत है, आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जो है जुड़ गए। इरफान हाफिज लोन हमारे साथ बीडीसी मेंबर है, कुलदीप वैद हमारे साथ पूर्व विधायक है पंजाब कांग्रेस से, कमांडर भूषण दीवान हमारे साथ पूर्व कुलपति हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले इरफान जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जब हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और कितनी गंभीरता से इसे स्टेट गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए? जी इरफान। देखिए, जहां तक किसी जो एम एंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड पंचायती राज एक्ट है या जो 3 टायर सिस्टम है, उसमें सबसे जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है ग्राम सभा। कि ग्राम सभा ये तय करेगी कि क्या प्लान होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसका एक जो महत्वपूर्ण ये है इस लॉ का कि जनता डिसाइड करेगी व्हाट इज टू बी डन। वो इसका एक एसेंशियल फीचर है। तो जहां तक फिर इसमें जो अभी जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जो भी यहाँ पर डीडीसी मेंबर्स है, पंचायत के लोग हैं, सारे लोग इस पे लगे रहते हैं। दे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कि जो इसमें लोगों की सेवा हो, जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की इस पे भागीदारी भी हो और जो भी उनके पास गोल है डेवलपमेंट के हिसाब से वो फुलफिल हो।
लेकिन हम चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डेवलपमेंट एक तो है पंचायती राज एक्ट में, जहां तक जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ, जी। लेकिन उसके साथ साथ जो उससे अधिक महत्वपूर्ण जो लोगों के अधिकार है, जैसे कि एक राज्य को लोगों को दर्जा मिले राज्य का, जो हमारे पास था वो नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। एक विधानसभा हो, जहां पर विधान परिषद हो या विधानसभा हो, उसमें एक चुने हुए लोगों के नुमाइंदे जाए और सरकार बनाए और लोगों की वहां पर नुमाइंदगी हो। तो इसी तरीके से बाकी जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, हमारे कुछ पॉलिटिकल राइट्स थे, तो मैं समझता हूं जब उनकी हम तुलना करें पंचायती राज के साथ, तो मुझे लगता है वो राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पंचायती राज एक्ट से भी ज्यादा, जो इसमें प्रोविजंस है, जो जिस तरीके से इसमें लोगों को एम्पावर किया जाता है। तो अगर अपनी विधानसभा हो, एक अपना राज्य हो, बाकी आपके अधिकार हो, अगर वो सब चीजें आपके पास हो, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ज्यादा लोगों के हित में है। बिल्कुल इरफान जी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। हमारे साथ पूर्व कुलपति हैं सर कमांडर भूषण दीवान जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो देश की डेमोक्रेसी के कहते हैं नींव है, एक तरीके से कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए? पलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में लाने के लिए। पहले तो मैं कह दूं, मैं पूर्व सैनिक हूं। नारा है जय जवान जय किसान। तो सबसे पहले हम लोग गांवों से आते हैं और हमारा भारतवर्ष पूरा गांवों में बसता है, जवान भी वहीं का है। मैं कुलपति रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कई गांवों में विजिट किया है, खासकर रिसेंटली हाल ही में कुछ साल पहले पंचायत कोऑपरेटिव राज के पाटिल साहब मंत्री थे गुडग में, तो वहां पे मैंने देखा इतना अच्छे तरीके से काम चल रहा है और वो मॉडर्न चीजें उन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं। आपको पता है पलक जी कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया कि हर गांव में टॉयलेट हो, मैंने वहां पे टॉयलेट देखे और घरों में देखे, और मैंने बड़ी अच्छी चीज ये देखी कि वो टॉयलेट बना है नहीं बना है तो सैटेलाइट से उसके पिक्चर ले लेते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करते में एक्चुअली बना है, नहीं तो वाली तो आता ना कि गाय चारा खा गई, लालू वाली बात जो भी थी, तो वो बना हुआ है तभी उसके पास जब प्रूफ होता है तभी पैसे दिए जाते हैं, सैटेलाइट पे उसको ट्रैक किया जाता है। मैं कहना ये चाहता हूँ, जो नई संस्था बन रही है, अभी नई संस्था तो नहीं है पंचायती राज, काफी सालों से है, पर धीरे धीरे मजबूती पकड़ रही है। 6.5 लाख गांव है और 3.25 लाख तो ग्राम पंचायत है और लगभग 7,000 इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल की है और 650 डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 टियर है। तो ये धीरे धीरे एम्पावरमेंट हो रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हेड ऑफ द टेबल में सरपंच बैठे थे जी, और हम और पाटिल साहब मिनिस्टर साहब के आदमी आए, हम साइड में बैठे थे और पंचायती राज ऑफिसर थी, एक लेडी मुस्लिम लेडी थी, बैठी थी, कर रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये खुद पंचायत राज के राज्य सिस्टम के थ्रू लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं और इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या अंग्रेजों के जमाने से जब रूप रहा, माई बाप सरकार वाला काम खत्म होना चाहिए, मेरे गांव से मेरे साथ ही सब कुछ हो, ये चीज बहुत अच्छा है और आगे बढ़ रही है और इसको हमें बढ़ावा। और सबसे बड़ी फाइनेंशियल विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वो जो माइक्रो फाइनेंस, सारी बात जो है आपके पास कमांडर, आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ पूर्व विधायक भी हैं पंजाब से, कुलदीप जी। कितनी महत्वपूर्ण है सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सभी को नमस्कार जी, जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी। देखिए, जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी वर्ल्ड में हैं, एंड इंडिया इज द, आई टेल यू के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये जो सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया, ये बहुत खूबसूरत सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया कि जो हमारा एक गांव है, वहां के जो चुने हुए नुमाइंदे होंगे, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव आप चुने एंड वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो तय करें कि इस गांव की क्या जरूरतें हैं
गवर्नमेंट उनको फंड्स देती है, उनके सपोर्ट सिस्टम के लिए हमारे ऑफिशियल्स हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर हैं, पंचायत अफसर हैं। डेमोक्रेसी अगर सही मायनों में हमने लागू करनी है तो ये जो पंचायती राज सिस्टम बना, उसके बाद 73rd अमेंडमेंट में ये लागू हुआ 1992 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बहुत एलेबोरेशन हो जाएगी, टाइम कम होता है। इतना खूबसूरत सिस्टम ये बना है कि जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म होती है, स्टेट्स की गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सिटीज में काउंसलर चुने जाते हैं, मेयर चुने जाते हैं, ऐसे हमारे गांव में 3 टियर सिस्टम बना। पंचायत के चुनाव होते हैं, सरपंच चुना जाता है, पंचायत मेंबर चुना जाता है, ब्लॉक के होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वहां ब्लॉक प्रधान चुना जाता है। ऐसे जिला परिषद हमारी बनती है जो एक प्योरली एंड प्योरली डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए काम करती है। मैंने बहुत कंट्रीज को विजिट किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कलेक्टर भी रहा हूं। मुझे खुशी हुई है जब हमारे इसी साहब बोल रहे थे तो मुझे लगता था कि इनके सामने मैं क्या बात करूंगा। जो हमारे कुलपति साहब हैं, ये बहुत लर्नड है, मेरे दूसरे भाई साहब भी। बट मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर भी रहा हूँ। आप सीन, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम इन इंडिया। मैंने वर्ल्ड के कई कंट्रीज को विजिट किया, वहां इतना अच्छा सिस्टम नहीं है जितना है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं। वो चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इसको अगर 100% हम एज इट इज जो एक्ट में लगा हम लागू कर दें तो मेरा नहीं ख्याल जो तरक्की हमने अगले 50 साल में करनी है, आई कैन गिव यू गारंटी कि दैट वी कैन डू इन 5 to 10 years। क्योंकि हमारे एक पैरेलल सिस्टम लेजिस्लेटर्स का भी है, मैं लेजिस्लेटर भी रहा हूं। हम लोग अपने नीचे वालों को पावर ट्रांसफर नहीं करते, वो होनी चाहिए। हम कोशिश ये करते हैं लेजिस्लेटर्स कि वो सभी पार्ट्स जो है वो अपने पास रखें। जो जिला परिषद को पार्ट्स होनी चाहिए, जो जिला परिषद का चेयरमैन होता है, जो दूसरे ब्लॉक समिति के चेयरमैन होते हैं, जो गांव के सरपंच होते हैं, पंचायत होती है, हम उनको, ये मैं पंजाब की स्थिति बता रहा हूँ। कुलदीप जी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन हमारे जो बीडीसी मेंबर है इरफान जी अभी मौजूद हैं इस सिस्टम के अंदर। सर, क्या लगता है कि इतनी अच्छा ये सिस्टम है, इतना खूबसूरत ये पूरा इंस्टीट्यूशन जो है वह बनाया गया है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि विकास जो है हमेशा शहरी इलाकों के अंदर ही रह जाता है। जब हम बात करते हैं गांव की तो वहां पर वांछित हो जाता है। जी इरफान जी। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी किसी भी लोकतंत्र के लिए, जैसे मेरे दूसरे साथी इन्होंने बताया, किसी भी लोकतंत्र के लिए ये अवश्य है, साइन को नॉन है कि वहां पर सेल्फ गवर्नेंस हो। और सेल्फ गवर्नेंस जो है उसमें यही गोल है कि डेवलपमेंट हो और लोगों के हाथों में ग्रास रूट लेवल पे जो अपना जो फ्यूचर है वो तय करे। सेल्फ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है एंड इट इज दिस पंचायती राज सिस्टम इज वन ऑफ द एसेंशियल फ्यूचर ऑफ दैट वेरी सेल्फ गवर्नेंस डेमोक्रेसी रादर। तो लेकिन अभी हम यही कहेंगे कि सिस्टम में रहते हुए जो हमारे पास मतलब तजुर्बा कुछ सालों का है इसमें रह के हुए, तो द एम एंड ऑब्जेक्ट इज वेरी गुड ऑफ दिस एक्ट। लेकिन बदकिस्मती, अभी मेरे जो साथी भी बाकी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा वास्तव में ग्राम सभा ही तय करेगी, लेकिन वास्तव में तो कागजों पे तो ग्राम सभा होती है, लेकिन अक्सर बेशतर हमें शिकायत आती है कि वहां पर लोगों की भागीदारी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। तो जब ग्राम सभा ही नहीं पार्टिसिपेट करती है, लोग ही नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे वजूहात उसके हैं, तो उससे क्या है कि इसका जो एम एंड ऑब्जेक्ट है वो रुक जाता है। दूसरा, जो आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास है, जो कोरोना से भी एक बड़ा हमारे पास नौसूर है, ये बीमारी है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अभी भी है और उससे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसका जो है इम्पैक्ट इस पे भी पड़ जाता है, इसका भ्रष्टाचार का। तीसरा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं, तीसरा कारण ये है कि जो हमारे सिस्टम में
अभी जो जैसे हमारे सिस्टम में ओवरऑल लूप होल्स है, जैसे आपने कहीं पर आप देखेंगे कि आपका एलोकेशन कब होता है, जो आपका टाइम पीरियड है उसमें ये फिर अप्रूवल नहीं हो जाते हैं, बहुत सारे रेड टैपिज्म है। तो उससे अभी मैं आज आपको कश्मीर की बात कह रहा हूं, हमारा यहाँ पर आज कल दिन के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट था कि 70% एक्सपेंडिचर होना चाहिए 100% में, 100 आउट ऑफ 100, लेकिन बदकिस्मती से जो रह जाएगा वो लैप्स हो जाएगा, और बदकिस्मती से बहुत पैसा हमारा जो है 70% नहीं अचीव हो रहा है, और जो रह जाएगा वो लैपस हो रहा है। तो सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स है, उसकी वजह से आपने सही फरमाया कि जो हमें इससे एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन पे ये इदारा जो है उस पे हमारे लोग जो हम सब खरे उतर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्कुल। इरफान जी, कुलदीप जी और भूषण जी, एक छोटा सा वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके पास वापस लौटते हैं और बात इसी पर करेंगे कि किस तरीके से ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन को और अच्छे से काम जो है किया जाए। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा बेहद खास है कि ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन देश की डेमोक्रेसी के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, चर्चा हमारी थी, इरफान जी ने बात जो है वह की थी हमारे मेहमान। इरफान जी ने कहा कि करप्शन एक ऐसा दीमक है जो खाई जा रहा है ये ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन को। कुलदीप जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये खूबसूरत सा जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये ग्राम पंचायत का, वो किस तरीके से और बेहतर हो पाएगा? देखो, भ्रष्टाचार तो हमेशा से ही लोगों की चर्चा का विषय रहा है। हम लोग सभी, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार को हम खत्म ना करें। हर गवर्नमेंट, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो कोशिश करती है। ये तो इरफान जी की बात है, ये तो एक पहलू है, इसको तो हम कर्ब कर सकते हैं, 100% नहीं, लेकिन काफी इसको हम कर्ब कर सकते हैं। 100% तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, इससे ये इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, लूपहोल्स तो इसमें है। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैंने देखा है एज कलेक्टर, जो हमारी पंचायतों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो हो नहीं पाता। इंस्टीट्यूशन बना दिया, बहुत अच्छा बना। मोस्ट ऑफ द जो हमारी पंचायत है, जो उसके सरपंच है, जो पंचायत चुनी जाती है, उसके 5 या 9 मेंबर्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नो डाउट J&K का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, पंजाब बहुत एडवांस स्टेट है, पंजाब का सिस्टम डिफरेंट है, बट इवन इन पंजाब आई टेल यू कि हमारी पंचायत के I can't give you the exact data, but I can tell you कि 50-60% लोग अभी भी अनएजुकेटेड हमारी पंचायतों में चुने जाते हैं। वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हमारे जो पंचायत के ऑफिसर हैं। जैसे इरफान जी ने करप्शन की बात की है, अगर हमारी जो पॉलिटिशियन भी बहुत सारे अनएजुकेटेड इलेक्टेड हो जाते हैं। दैट्स ट्रू, वो तो आपके सामने है। वो मेंबर पार्लियामेंट हो या MLA हो, ये भी एक डिबेट का विषय है कि क्यों नहीं हम जो इलेक्शन लोग लड़ते हैं उनकी एजुकेशन फिक्स करें। ये एक डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन जहां से डेमोक्रेसी का स्टार्ट होता है वहीं से हम लोगों को एजुकेशन लानी चाहिए, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो जिला परिषद इलेक्शन हो, चाहे वो ब्लॉक समिति इलेक्शन हो, चाहे MLA की इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट की इलेक्शन हो। एंड इनमें एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि चाहे वो सरपंच है, चाहे वो ब्लॉक समिति का मेंबर है, जिला परिषद का चेयरमैन है, MLA है, एंड जहां चीफ मिनिस्टर है, जहां प्राइम मिनिस्टर है, जहां प्रेसिडेंट है, जहां गवर्नमेंट है, टर्म्स फिक्स होनी चाहिए। ये नहीं, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती नहीं है कि एक बंदा ही सारी उम्र इलेक्शन लड़ेगा। फिक्स होनी चाहिए टर्म्स। जो लूप होल्स की आप बात करते हो, इरफान जी ने करप्शन की बात को आप छोड़ दो, एक तरफ रख दो, हम सिस्टम में तो आ जाए ना। एजुकेशन, फिर जब हमारी पंचायतें चुनी जाती हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम एंटायर इंडिया में, जहां तक मेरी नॉलेज है, नहीं होता। कोई भी पंचायत चुनी जाती है उनकी प्रॉपर
लॉज के मुताबिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो ट्रेनिंग हो ही नहीं रही। लेकिन मुझे जहां तक सर याद है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं तो सही, अब वो लागू कितने नहीं हो रहे वो बहुत बड़ा सवाल है। भूषण दीवान जी हमारे साथ है। सर, जहां तक मुझे याद है कि एक ट्रेनिंग सिस्टम इस तरीके का बनाया गया है पंचायतों को, सरपंचों को ट्रेन करने के लिए, लेकिन वो जमीन पर कितना उतर रहा है? और साथ ही भूषण जी आप करप्शन के ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पलक जी, बात ये है कि अगर मैं कुर्सी में बैठा हूं, मेरे हाथ में चीज है, तो अगर मैं दूसरे को पकड़ सकता हूं, कब? बशर्ते मैं खुद साफ हूं। मैं बताता हूं, ये लीडरशिप से शुरू होता है। तो ये हमने दिखना है, जो हम जिसे कहते हैं ना, व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर टू एनीबॉडी, तो 4 फिंगर्स तो मेरी तरफ आ रही हैं। तो ये सबका है। जरूरी ये कह देना मतलब कि वो कर रहे हैं ये गलत है, हम शायद हमसे ही शुरू होती है। नंबर 1, ट्रेनिंग इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन, नो डाउट अबाउट इट। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप देखें तो हम वर्ल्ड में कहते हैं मैग्ना कार्टा जो 13वीं सेंचुरी में आई, 13वीं सदी में आई फ्रांस में, तब से हुआ है पंचायत राज शुरू। नहीं, 10th सेंचुरी में चेन्नई के पास आप देखिए दीवारों में लिखा हुआ है कि पंचायत कैसे ऑपरेट करेगी। और वैदिक टाइम से भी पंचायत का सिस्टम हमारे यहाँ है। बिल्कुल। और शुचिता से हमने अगर चलना है तो दुनिया भी चलेगी। और बड़ी बड़ी अच्छी बात, आपको पता है, आप लेडी है, कि हम कहते हैं 1/3 रिजर्वेशन लेडीज के लिए करो, वुमेन के लिए करो। ग्राम पंचायत में है। और पालन इतनी बड़ी अच्छी चीज है ये। तो ये एक अच्छा मॉडल है। और मैं रिकॉल का भी है, शायद लोन साहब या वैद साहब बता पाएंगे कि रिकॉल का सिस्टम भी है। यहाँ तो एमएलए एमपी को रिकॉल नहीं कर सकते, या लोन का रिकॉल का सिस्टम कितना पूरा हो रहा है मैं जानता नहीं। तीसरी बात कि अगर आपके पास राजस्थान स्टेट में देखा है कि 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा बच्चे हैं, तो आप खड़े भी नहीं हो सकते इलेक्शन के लिए। कई अच्छी चीजें, नई चीजें लाई गई हैं, उसमें कोई फॉलो नहीं हुआ, फिर कानून वापस हटा लिए गए। मैं ये कह रहा हूं कि नया एक्सपेरिमेंट है, इसको हम और मजबूत करें तो ये बढ़ेगा। और मुझे कल हर चीज के लिए कलेक्टर के पास जाने की तरफ, हर चीज के लिए चीफ मिनिस्टर के पास जाने की जरूरत ना हो। ये चीज आगे बढ़े, इससे में हमारी स्वराज, ग्राम स्वराज ही हमारी भलाई है। ये मेरा बड़ा होप है आगे आएगा। लेकिन भूषण जी फंड्स तो वहीं से आएंगे ना। एग्जैक्टली, फंड्स की सेंट्रलाइजेशन है और 3 सोर्सेज हैं, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो वही सारा माल पैसे का ये है कि ये पर अगर मैं फंड्स, देखो मैं अच्छा काम दिखा रहा हूं तो मुझे फंड्स भी मिलेंगे। मैंने देखा फंड, इलेक्शन होने के लिए बहुत खर्चा हो रहा है पैसों का। इलेक्शन सरपंच बनने के लिए, पंच बनने के लिए 50-50 लाख, 2-2 करोड़ खर्चा किया जा रहा है। क्या मतलब? अगर मैं खर्चा कर रहा हूं इलेक्शन के लिए तो कल को रिकवर करूंगा मैं। तो सारा प्रॉब्लम यही हो रहा है। तो जो मुखिया है, जो खड़ा हो रहा है, अगर वो इस टाइप से वो दिखाएगा उदाहरण, तो तभी शुद्धता होगी। मैं दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ। कुलदीप जी लगातार अपना हाथ उठाते हुए नजर आ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, मैं तो वाइस चांसलर साहब ये कह रहे थे कि रिकॉल का सिस्टम है। रिकॉल का सिस्टम हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नहीं आया, ना ही कहीं कोई इसके ऊपर एक्ट आया है। मैं तो जो वीसी साहब कह रहे थे, ये अच्छी बातें तो हो रही हैं। ये होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली कोई भी गवर्नमेंट इसको 100% इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। इसका एक ही कारण है कि जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पंच, हमारे जो पंचायत मेंबर चुने जाते हैं, उसकी एजुकेशन पूरी नहीं है। जितनी देर तक उनकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी, उनको पंचायत रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ के बारे में जानकारी नहीं होगी, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसी के बाद ही ये सारी चीजें निकल के आती है, करप्शन है, ये मैं इसको एक साइड पे रखता हूँ। ये सभी चीजें मैंने पहले भी बोला कि कर्व की जा सकती है। प्रॉब्लम इज कि ट्रेनिंग पार्ट, जैसे वीसी साहब ने कहा कि लिखा तो हुआ है, सभी को पता है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये लॉ है, लेकिन पढ़ता कौन है? इवन हमारे एमएलए जब विधानसभा जाते हैं तो जो 17 में हमारी कांग्रेस की सरकार चुनी गई थी, आई वाज द ओनली एमएलए, आई रेज्ड क्वेश्चन इन द विधानसभा के सभी एमएलए को जो विधानसभा के रूल्स एंड रेगुलेशन की इतनी बुक है वो पढ़ाई जाए। उनको पता होना चाहिए कि विधानसभा में क्या कार्रवाई होती है। ऐसे ही मेंबर पार्लियामेंट है, मैं दावे के साथ कहता हूँ 50% से ज्यादा साढ़े हमारे एमपी हो गए जिनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन को टेबल कैसे किया जाना है, क्वेश्चन कैसे देना है।
ये चीजें जितनी देर तक नहीं आएंगी उतनी देर तक हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये ऐसे ही लड़खड़ाता रहेगा, इसके ऊपर सवाल खड़े होते रहेंगे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है उसका सबसे पहले एजुकेशन। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इरफान जी को भी मालूम होगा, आपको भी, डीसी साहब को भी, जो हमारे रूरल एरिया है जी, वहां पे जो सरपंच बनता वो तो बनता जो जिसकी लाठी में दम होता है 99%, वही एक ही फैमिली रूल करती है हमारे पंजाब का। तो ये कल्चर है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो स्टेट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की। सो वो जो सरपंच बनता है, वो जो पंचायत मेंबर चुने जाते हैं, अगर आप उनसे इंटरेक्शन करो तो उनको कुछ नहीं पता होता मेजॉरिटी ऑफ टाइम, जितनी देर तक हमारा बेसिक वो चीज एजुकेट नहीं होगी तो हम तो इरफान जी फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगी। अब सवाल बहुत बड़ा बन चुका है, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर अब सवाल आ गया। इरफान जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, ये तो हम सब इस पे सहमत है, आप भी, जितने भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, वी ऑल आर ऑन द सेम पेज की रिफॉर्म्स की जरूरत है और बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें एजुकेटेड लोग शामिल हो, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो सारी चीजें देखी जाएगी। राइट नाउ वी एग्री, वी आर ऑन द सेम पेज कि बहुत सारे रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जैसे अभी हम राइट टू रिकॉल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो दिया भी जाए, देखना है कि अभी हम क्या उतने मैच्योर है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा, कल कोई स्टेबिलिटी तो उससे नहीं विक्टिम बन जाएगी। लेकिन साथ साथ और हमें ये भी देखना है कि जहां पर जो हम कह रहे हैं कि भाई पंचायती राज सिस्टम है, लोग तय करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप ग्राउंड रियलिटी देखिए वहां पर ये बात स्पष्ट है कि बहुत सारे लोग इस इंस्टीट्यूशन को, इस सिस्टम को अंडरमाइन करना चाहते हैं। जो वाकई हम कहते हैं इसका एम एंड ऑब्जेक्ट है, जमीनी स्थिति पे उस हद तक वो चीज नहीं है कि लोग अपना फ्यूचर तय करें, या सरपंच साहब हो या ब्लॉक परिषद हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो। एक्ट तो कहता है, सरकार तो कहती है भाई इनके पास पावर होंगे, इनके पास ये चीजें डिसाइड करेंगे, लेकिन है उनके पास अधिकार। लेकिन जिस तरीके से सरकार सामने रखती है जो, या इसका मैंडेट ऑफ लॉ है, उस तरीके से जमीनी स्थिति पे अभी भी वैसा नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण दीवान जी, आपका समय हमें इतनी इजाजत ही दे पा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कुलदीप जी, जो बेहद महत्वपूर्ण आज का मुद्दा था कि जी जब हम ग्राम पंचायत इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी की नींव है। हम कहते हैं कि भाई सबकी भागीदारी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, इसलिए इसे स्थापना जो है इसकी 1993 में की गई थी। आज किस तरीके की मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, किस तरीके के और रिफॉर्म की जरूरत है, इसी मुद्दे पर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।